स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। तो पिछली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन था कि हम आयतनिक आवेश घनत्व क्यों कुचालकों में ही ज्ञात करते हैं और पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्यों धातुओं में ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण होता है और वही कारण आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का हमारा मेन टॉपिक है चालक तथा अचालक के आवेशन में अंतर, और यही कारण होता है कि हम पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिर्फ धातुओं में ज्ञात करते हैं और आयतनिक आवेश घनत्व सिर्फ कुचालकों में ज्ञात करते हैं, क्योंकि चालक तथा अचालक के आवेशन में अंतर होता है। तो आज का टॉपिक हमारा है चालक तथा अचालक के आवेशन में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक दूसरे के समांतर एक दूसरे का टॉपिक क्लियर करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चालक, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है उन्हें चालक कहते हैं, और दूसरा ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत का प्रवाह संभव ना हो उन्हें अचालक या कुचालक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और चालकता के घटते क्रम में उनके नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती है और उनकी चालकता के घटते क्रम में उनके नाम निम्नवत हैं। चांदी का चालकता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद लोहा। ठीक है, और इसी प्रकार अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, और यही कारण है कि जितनी भी अधातुएं हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, अचालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, लेकिन देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो हमारा धातु होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, कितनी होती है, लगभग 1022 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम एक क्यूब बनाएं, 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएं, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई, तो यही तो हो गई, इतनी तो होती है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा नहीं होता है। यदि हम इतना बड़ा क्यूब बनाएं तो इतने बड़े क्यूब में देख लीजिए, ये क्यूब बन गया हमारा। इतने ही बड़े क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लगभग 1022 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब इतने से क्यूब में, इतने से छोटे डब्बे में यदि 1022 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1022 बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 लिखने के बाद 22 जीरो लगा दो, कितना लंबा आ जाएगा। तो इतने से बड़े क्यूब में हमारे 1022 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, और देख लीजिए जो हमारे कुचालक होते हैं, अधातु होते हैं, वो उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अभ्रक, लकड़ी, प्लास्टिक, बेकेलाइट, एबोनाइट आदि, ये कुचालक में आती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक था चालक और अचालक के आवेशन में अंतर। ठीक है, तो चालक तथा अचालक दोनों को आवेशित किया जा सकता है, परंतु दोनों के आवेशन में अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। चालक को दिया गया समस्त आवेश उसके केवल बाह्य सतह पर ही एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये पटरी लोहे की है, चालक है, धातु की है। ठीक है, चालक है, ये धातु की है, पटरी लोहे की है। तो जो इसको हम आवेश देंगे, जितना भी आवेश दें, वो आवेश सिर्फ इसके पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ जो होता है उसी में फैल जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और ये पृष्ठ इस पृष्ठ में भी फैलेगा और इस पृष्ठ में भी फैलेगा। दोनों पृष्ठ में जो आवेश देंगे वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके पटरी के अंदर बिल्कुल भी एक अंश आवेश नहीं जाएगा, कोई भी आवेश इसके अंदर नहीं आएगा। और यही कारण होता है कि हम जो क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करते हैं वो सिर्फ धातुओं में होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है कुचालक। अचालक या कुचालक को दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आयतन देख लीजिए, मान लेते हैं ये मेरा चार्जर है, ये प्लास्टिक का। ठीक है, तो इसमें जो आवेश देंगे, जितना भी चार्ज देंगे इसमें, वो जानते हैं इसमें पृष्ठ में तो फैलेगा लेकिन इसके अंदर भी चला जाएगा।
इसके अंदर भी वो चार्ज चला जाएगा, इसलिए इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसके लंबाई में भी फैल जाएगा, चौड़ाई में भी फैल जाएगा और ऊंचाई में भी फैल जाएगा। इसके पूरे आयतन में जो हम चार्ज देंगे पूरा फैल जाएगा, ठीक है। और यही कारण होता है कि हम जो आयतनिक आवेश घनत्व होता है वो सिर्फ कुचालकों में ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आवेश का कोई भी अंश चालक के भीतर नहीं जाता है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, अर्थात अचालक को दिया गया समस्त आवेश अचालक की सतह पर भी होता है एवं अचालक के भीतर भी होता है, ठीक है। जो हम कुचालक को आवेश देते हैं वो उसके सतह में भी होगा और उसके अंदर भी चला जाएगा और एक समान रूप से फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, या इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम जान लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। यदि किसी निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोलेंगे, में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग को सदिश योग भी कहते हैं, के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सिस्टम है जो 4 कणों से मिलकर बना है, कण ए, कण बी, कण सी, कण डी। जो हमारा कण ए है वो Q1 आवेश से आवेशित है, कण बी है वो Q2 आवेश से आवेशित है, कण सी है ये कण सी है Q3 आवेश से आवेशित है, कण डी जो है Q4 आवेश से आवेशित है। और यही चीज हम ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई निकाय या सिस्टम Q1, Q2 व Q3 व Q4 आवेश युक्त किन्हीं 4 आवेशित कणों A, B, C तथा D से मिलकर बना है। हमारा एक सिस्टम है जो 4 कणों से मिलकर बना है, और जो कण A है वो Q1 आवेश से आवेशित है, कण B है वो Q2 आवेश से आवेशित है, कण C है Q3 आवेश से आवेशित है, कण D है Q4 आवेश से आवेशित है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में निकाय के कण C पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा देख लेते हैं। तो कण A जो हमारा Q1 आवेश से आवेशित है, तो कण A द्वारा कण C पर लगने वाला बल होगा F1, जिसकी दिशा ये हो गई। और कण B द्वारा, जो कण B हमारा वो Q2 आवेश से आवेशित है, तो कण B द्वारा कण C पर लगने वाला बल F2 होगा, जिसकी दिशा ये हो गई। और कण D द्वारा कण C पर लगने वाला बल F4 होगा, जिसकी दिशा ये है। तो कण C पर कण A, B और D द्वारा लगाया गया जो परिणामी बल होगा F, वो हो जाएगा F बराबर F1, F2, F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि हम और बहुत सारे निकाय ले लें, बहुत सारे कण ले लें, तो हमारा वही इस के आगे जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इन सबसे क्या स्पष्ट होता है देख लेते हैं। स्पष्ट है कि निकाय के किसी एक आवेश पर बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के वेक्टर योग अर्थात वेक्टर विधि द्वारा परिणामी के बराबर होता है, और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।